अब हम करेंगे डिक्शनरी यूज़। एक्सरसाइज 1, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो थोड़े शब्द दिए गए हैं, हमें उनकी स्पेलिंग करेक्ट करनी है। पॉलीथीन का होगा POLYTHENE। डिज़ोल्व को डिज़ोल्व में सिर्फ एक और एस डालेंगे। स्क्वीकी में SQUEAKY। डिजीज़ में DISEASE। रिमेन्स में सेकेंड ई को ए से रिप्लेस करेंगे। बरीड में सिर्फ एक आर आता है और कॉज्ड में ओ को ए से रिप्लेस करेंगे। एक्सरसाइज 2, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स, मतलब विलोम शब्द। सबसे पहला है स्ट्रेंज, उसका होगा नॉर्मल। स्ट्रेंज मतलब विचित्र। नेवर का विलोम होगा ऑलवेज। नेवर मतलब कभी नहीं। नॉइज़, नॉइज़ का होगा काम। देन लिटिल, लिटिल का होगा बिग। वार्म, वार्म का होगा कोल्ड। पेन, पेन मतलब दर्द, उसका होगा रिलीफ मतलब राहत। फिर है बैक, उसका होगा फ्रंट। फिर है डीप, उसका होगा शैलो। देन है इनसाइड, इसका होगा आउटसाइड मतलब बाहर। अब हम आते हैं ई ग्रामर सेक्शन पे। तो सबसे पहले है लुक एट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले दिया है गेट का। तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है गेट, जो नॉर्मल वर्ड है प्रेजेंट टेंस में। फिर है गॉट, मतलब पास्ट टेंस। फिर गॉट इन ब्रैकेट्स गॉटन, ये है पास्ट पार्टिसिपल। गेटिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और गेट्स, ये इसका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है। बाकी शब्द है डिज़ोल्व, टच, मेक, बर्न, पल्यूट, कीप, रिमेन, बरी, कम, कॉज। अब हमें इन शब्दों के जो 5 वर्ब फॉर्म है वो लिखने हैं। तो मैं पहले 4 करूँगी, बाकी के यहाँ पे दिए हुए हैं। डिज़ोल्व का प्रेजेंट होगा डिज़ोल्व। पास्ट टेंस होगा डिज़ोल्व्ड। पास्ट पार्टिसिपल होगा डिज़ोल्व्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा डिज़ोल्विंग। और सिंपल प्रेजेंट होगा डिज़ोल्व्स। टच का होगा टच। पास्ट टेंस टच्ड। पास्ट पार्टिसिपल टच्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टचिंग। सिंपल प्रेजेंट टचेस। फिर मेक का वर्ब फॉर्म 1 मेक है, उसका पास्ट टेंस मेड। पास्ट पार्टिसिपल मेड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मेकिंग। सिंपल प्रेजेंट मेक्स। फिर चौथा है बर्न, मतलब जलना, उसका वर्ब 1 है बर्न। पास्ट टेंस है बर्न्ड। वर्ब 3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल भी है बर्न्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बर्निंग। और सिंपल प्रेजेंट है बर्न्स। तो पास्ट मतलब जो पहले हो चुका है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो भी हो रहा है। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2, गो थ्रू द पोएम माइन्यूटली एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो हमें पोएम को वापस अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, मतलब इस कविता से थोड़े पंक्तियाँ उठाए गए हैं और कुछ शब्द बीच में मिसिंग है, गायब है, जो हमें ढूंढने हैं। सबसे पहला विच नेवर डैश डिज़ोल्व्ड, इधर आएगा विच नेवर गेट्स डिज़ोल्व्ड। फिर है when touched it dash a squeaky noise. When touched it makes a squeaky noise. Only the pain caused by the dash, only the pain caused by the hurt keeps coming back again and again. अब हम पढ़ेंगे E1 figures of speech. Hurt is such a strange polythene bag. In the above sentence, we find that hurt, which means being wounded, is being compared to polythene bag. तो ये बोल रहे हैं hurt मतलब दुख, जो एक ह्यूमन का, एक इंसान का एक भाव है,
उसे कंपेयर किया है, उसकी तुलना की गई है एक पॉलीथीन की थैली से। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। वन इज़ अ फीलिंग एंड अनादर इज़ अ थिंग। एक भावना है और दूसरी चीज़ है। जो हर्ट है वो एक भावना है और जो पॉलीथीन बैग है वो एक चीज़ है। This kind of comparison without any obvious link of comparison such as like or as makes the polythene bag a metaphor। तो इन दोनों की जो तुलना की गई है, इसको यहाँ पे एक फिगर का स्पीच दिया गया है जिसे मेटाफर बोलते हैं। Metaphor is a figure of speech in which an implicit comparison is made between two different things or feelings. Here the real meaning is different from the literal meaning of words। मतलब मेटाफर तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें दो चीज़ों की तुलना करनी होती है, और वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, वो बहुत एक हल्के से तरीके में करेंगे। जैसे शी इज़ द मून ऑन द अर्थ, ही इज़ अ लायन इन द फाइट, ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, शी इज़ अ बुकवर्म मतलब किताबी कीड़ा, नेचर इज़ अ बेस्ट टीचर। तो इन सब का ये मतलब नहीं है कि जैसा मैं जब बोलती हूँ ही इज़ अ लायन इन द फाइट, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक फ़ाइट में एक शेर है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान जब एक लड़ाई में होता है, वो शेर जैसी जो क्वालिटीज़ होती है शेर की, वो दिखाता है। इसका ये मतलब होता है। ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सही में एक तारा है। इसका मतलब ये है कि वो तारे जैसा है, वो उस फैमिली की आलिशान नाम निशान सब कुछ है। The other figure of speech is simile. This figure of speech stands for an explicit form of comparison which is made between two things or feelings using words like or as। अब सिमिली में क्या होता है, हम दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं वापस, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं। पहले वाले में हम लोग बहुत इनडायरेक्टली से कर रहे थे। जैसे आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। तो सेकंड जो दूसरे वाक्य का मतलब है माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, मेरा प्यार एक लाल गुलाब जैसा है। यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है प्यार और एक गुलाब की। जैसे एक लाल गुलाब कैसा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है, एकदम खिला हुआ होता है, वैसे ही ये बताना चाहता है कि उसका प्यार भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट तुलना हो रही है प्यार एक भाव की एक गुलाब के साथ जो एक चीज़ है। Now fill in the following sentences with the following phrases given below. She is as gentle as a dove। तो जेंटल क्या होता है, मुलायम नाजुक, और डव एक पंछी होता है। तो इन दोनों की तुलना की गई है। शी इज़ एज जेंटल एज अ डव। दूसरा, ही इज़ डैश इन द फाइट, ही इज़ अ लायन इन द फाइट। ना इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस लड़ाई में एक्चुअली एक शेर है। ये बता रहे हैं कि जैसे एक शेर होता है, बहुत बहादुर होता है, बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकतवर होता है, तो वो भी एक लड़ाई में शेर जैसा होता है। He is as strong as a lion, मतलब वो शेर जितना ताकतवर है। Life is but a dash, life is but a walking shadow। तो जो हमसे पहले जीते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमसे पहले थे, वो एक परछाई छोड़ के गए हैं। मतलब उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने जो काम लिखे हैं, अब हम भी वही दोहराते हैं और वही हम रिपीट करते हैं। इसलिए यहाँ पे दिया गया है लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो। द कैमल इज़ द डैश ऑफ द डेजर्ट, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज डेजर्ट जो होता है बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे पानी कम होता है। तो जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, वो एक ऐसा जानवर है जो डेजर्ट में आसानी से रह लेता है, इतनी गर्मी में भी और बिना पानी के भी।
शी इज़ एज ब्लैक एज अ कोल। यहाँ पे उसे बोल रहे हैं कि वो एक कोल जितना, वो एक कोल जितनी काली है। The news was dash to her tender heart. The news was a dagger to her tender heart. Dagger क्या होता है? कटार। कटार होता है बहुत नुकीला, चुभता है। To her tender heart. तो हार्ट, टेंडर हार्ट क्या होता है? मुलायम सा, नाजुक सा दिल। तो जो खबर थी वो बहुत खतरनाक सी थी उसके नाजुक से दिल के लिए। अब हमारी कविता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। हमने बहुत सारे प्रश्न भी देखे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी देखी। तो अब अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कवि दुर्गा प्रसाद पंत ने बहुत खूबसूरती से एक इंसान की भावना को एक चीज़ से कैसे उन दोनों की तुलना की है बहुत खूबसूरती से। जो हर्ट है, दर्द, उसको पॉलीथीन की थैली से कंपेयर किया गया है। पॉलीथीन की थैली हानिकारक होती है, दर्द का भाव भी हानिकारक होता है। पॉलीथीन की थैली किस चीज़ के लिए हानिकारक होती है? हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। हर्ट किसके लिए हानिकारक होता है? हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए। हमारे मन की शांति नहीं होती है बिकॉज दर्द है। पॉलीथीन बैग को जितना भी दफनाओ अर्थ के अंदर ही अंदर, वो स्टिल वापस आ जाता है। वो कभी भी दफन नहीं होता है अच्छे से, वो बल्कि और दूसरा तरह का प्रदूषण कॉज करता है। वैसे ही हर्ट भी होता है, जो दर्द का भाव होता है, हम उसे जितना ही अंदर रखें अपने आप में, वो उतना दर्द करता है, बट वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। इस कविता में देखने वाली बात और एक सीखने वाली बात यह है कि कभी कभार मामूली चीज़ें ही इतना बड़ा लेसन दे देती है हमें। जैसे एक पॉलीथीन की थैली, किसने सोचा था कि एक छोटी सी पॉलीथीन की थैली से हमें एक इतना बड़ा जीवन का लेसन, इतना बड़ा जीवन का ज्ञान मिलेगा। कैसे एक भावना को एक थैली से कंपेयर किया गया और इतनी सुंदर कविता रची गई। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो और ये लेसन में मज़ा आया हो। थैंक यू।